है ना, जहर इस तरह से है, मतलब तो ये एक एक बड़ा सा सवाल जो है ना, ये जो है अगर हम देखें तो मतलब हमारा ध्यान नहीं जाता कई बार, या कई बार जाए तो ऐसा लगता है कि भैया ये है क्या, मतलब तो चाहते तो थे कि जिंदगी बढ़िया से रहे, दुनिया बढ़िया से रहे, सब अच्छे से रह पाए, है ना, और वो हो नहीं पाता है, तो काफी सारे फिलोसफर्स ने, डीप थिंकर्स ने परंपरा में ऐसा कंक्लूजन ही निकाल लिया कि भैया ये दुख का ही स्वरूप है, ये क्लेश का ही स्वरूप है। लेकिन और फिर आदमी मुक्ति चाहता तो है ना, मोक्ष भी चाहता है, तो फिर जैसे मैंने कई बार देखा कि किसी का डेथ वगैरह हो जाता है, तो जब हम क्रीमेशन ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है मोक्ष द्वार, ना, या मुक्ति धाम। तो मतलब वो एक ऐसा सेंस आता है कि भैया मुक्ति जो है ना, वो मरने के बाद ही मिलेगी, शमशान घाट में पहुंच जाएंगे जब, जीते जी तो जो है वो बंधन ही बंधन है, मतलब तो बंधन और मुक्ति ये एक झूला है। मानव बेसिकली मुक्ति चाहता है ना। तो अब वो मुक्ति है क्या, वो मोक्ष है क्या, इसके ऊपर जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है, जो 10 मेन पुस्तक है वाङ्मय की, उसमें एक पूरा चैप्टर है, तो वो तो काफी बड़ा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 70 पेज का चैप्टर है, और अच्छे फ्लो में चलता है। तो अगर किसी का मन हो कि भैया इस टॉपिक के ऊपर जो ये मुक्ति वगैरह की जो बात है, मोक्ष वगैरह की, इसको लॉजिकली बाबा जी कैसे रख रहे हैं, तो वो वाला चैप्टर भी अपने ध्यान में रख सकते हैं, कभी एक रीडिंग में पढ़ जाए तो घंटे 2 घंटे में पढ़ा भी जाएगा। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम अभी कॉन्टेक्स्ट रख रहे हैं, मुक्ति की आशा जो है वो सर्व मानव में पाई जाती है। ठीक है, अब ये मुक्ति होगी कैसे, ये नहीं पता अभी तक, है ना? तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पूरा मध्यस्थ दर्शन जो है वही मुक्ति या मोक्ष की जिसको बात कर रहे हैं, जिसको हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में फॉलो करें, अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं तो रिडेम्पशन की बात करते हैं, साल्वेशन की बात करते हैं ना। तो ब्राजील की कैपिटल में क्राइस्ट की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसको वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है। तो उस जगह का ही नाम जो है वो क्राइस्ट द रिडीमर है ना, तो क्राइस्ट ही रिडीम करेंगे, है ना। ये बाबा जी ने भी अध्यात्मवाद में इस चीज को बार बार लिखा है कि अभी तक परंपरा में ये आता है कि भैया कोई कोई महापुरुष आएंगे, कोई ईश्वर होंगे, वो आएंगे और वही हमारे को तारेंगे, पार लगाएंगे, अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी काफी सारी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी अगर हम समीक्षा की विधि से थोड़ा सा देखें तो दिवाली वगैरह पे हम पूजा करते हैं, तो बड़े स्पष्ट रूप से आदमी अपने आप को भी घोषित कर ही देता है कि मैं मूर्ख, मैं मैं मूर्ख। कामी, मैं है ना, आदमी बेशक पीएचडी किया हो, जितना मर्जी पढ़ा हो, लेकिन फिर जो है वो आस्थाओं में जब जाते हैं तो बिल्कुल विदाउट एनी हेसिटेशन जो है अपने को अज्ञानी, कामी, पापी ये सब मानते हुए भी किसी तरह का कोई संकोच भी नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब वो परंपरा में ऐसा एक मैसेज दिया गया कि ये जो हमें तारने वाला, पार बेड़ा पार लगाने वाला, ये कोई सुप्रीम पावर है। यहाँ पर बाबा जी पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन जो है ना, इसको बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, ये सब कुछ भ्रम के कारण हो रहा है। ठीक है, हम समझे नहीं है, इसलिए दुखों में है, इसलिए क्लेश है, और पूरी जिंदगी निकल जाती है, समझ नहीं पाते, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस दुनिया में क्लेश है। एक्चुअल में क्लेश या भ्रम जो है वो मेरे अंदर है, मैं उस भ्रम से मुक्ति पालूं तो क्लेश से मुक्ति पा ली जाएगी। ठीक है, तो जागृति ही भ्रम से मुक्ति है, और वही क्लेश से मुक्ति है, वही दुखों से मुक्ति है, और वही मोक्ष है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं। अध्यात्मवाद में मैंने जैसे बताया, मेरे ख्याल से चैप्टर 5 है शायद, उसमें एक अच्छे फ्लो में जनरली जो है चीजों को रखा गया है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर इसके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेता हूँ भैया। ठीक है। मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है।
दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति, ऐसे भेद से ही मुक्ति के लिए प्रयास हैं। इसी के लिए समस्त अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है। विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है। इसलिए ब्रह्म मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है। अध्ययन से हर इकाई की गठन, प्रक्रिया, आचरण, परिणाम एवं उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। रूप गुण परिवर्तनशील है, जबकि तत्व शाश्वतवादी है, क्योंकि तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी वृहत इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु है। सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत समान है। परमाणु का गठन भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से है। परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं हैं। अध्ययन ही उपासना है। प्रमाणित मानव ही अध्यापक है, जिसके सानिध्य में ही अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक समझदारी से तदाकार, तद्रूपता पूर्वक स्वतंत्रता अधिकार होता है। अध्यापक अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सह अस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला। प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होता है। उत्पादन से उपयोगी सामग्रियों की उपलब्धि एवं विपुलीकरण होता है। अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। निष्ठा से न्याय, धर्म एवं सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य के लिए अध्ययन होता है। निष्ठा के फल स्वरूप अनुभूति होता है। अनुभूति मात्र सत्य में है। स अस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति ही जीवन में ब्रह्म मुक्ति है। व्यापक सत्ता, पारगामी, पारदर्शी रूप में और देवी देवताएं अनेक हैं। ईष्ट निर्भ्रमता पूर्वक श्रद्धा, विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना स अस्तित्व में ईष्ट है। जागृति रूपी ईष्ट में निष्ठा की निरंतरता से ही अनुभूति है। जीवन तत्व अमृतवादी है, इसीलिए नित्य सत्या सहज अनुभव करने योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर हर मानव इकाई में है। दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध ना होता हो, उसको सापेक्ष की संज्ञा है। असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल प्रमाण सर्वतोमुखी समाधान से समझदारी एवं समृद्धि श्रम से प्रकट होता है। असंग्रह व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है तथा इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यह स्वधन विधि से सार्थक है। अकर्तव्य अकर्तृत्व अकर्तृत्व व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है। अकर्तृत्व जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। यही अकर्तृत्व है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं, यही बंधन हैं, क्लेशकारी हैं। इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी और शुभकारी होना ही अकर्तृत्व है। यही उपलब्धि और समृद्धि है। भ्रम से निराकर्षण ही अकर्तृत्व है। अमानवीयता ही हर मानव के लिए अकरणीय है। अकरणीय को न करना ही अकर्तृत्व है। निराकर्षण से अकर्तृत्व तथा अचेष्टा से अकर्मण्यता है। निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से ही मुक्त होना निराकर्षण है। चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को
अकर्मण्यता, आलस्य एवं प्रमादात्मक दोष निरूपित किया है। अकर्मण्यता आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है या कर्म से मुक्ति पाने की प्रयास की अकर्मण्यता संज्ञा है। आलस्य किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे ना करना आलस्य है। प्रमाद जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। मानव पद में आंशिक निराकर्षण तथा दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण प्रमाणित है। यह उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट है। अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ हैं। चैतन्य पक्ष की अंतरंग तथा जड़ पक्ष सहित शरीर की बहिरंग संज्ञा है। समातिरेक सृजन, विषमता के लिए कारण, विषमातिरेक विसर्जन, सम क्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। मानव जागृति पूर्वक यथास्थिति में ही मध्यस्थ है। यथास्थिति ही स्वभाव गति है। स्थिति ही मध्यस्थ है। यह सृजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से सृजन तक है। यह स्थूल क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष है। क्रिया मात्र स्थिति नहीं है क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है, इसीलिए सत्ता ही स्थिति है। हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है। सम विषम रत आक्रमणों के मध्यस्थीकरण की क्रिया संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता के उपार्जन पर्यंत विकास है। पूर्ण विकसित जागृत इकाई में आत्मानुवर्ती बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं मध्यस्थीकरण प्रणाली से नियंत्रित होती हैं, जिसके फलस्वरूप ही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की प्रतिष्ठा होती है। क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है। सम विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, सम तथा विषम क्रियाओं में संतुलन नहीं है। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि मध्यस्थीकरण प्रणाली से इकाई को मध्यस्थ क्रिया से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार मध्यस्थ की ही क्रियाशीलता प्रमाणित होती है तथा सम और विषम इसके नियंत्रित सिद्ध हैं। इकाई हो और निष्क्रिय हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। भैया रुक जाते हैं पर ऐसा लग रहा है कि है ना 2 पेजेस रह गए, उसको फिर सेकंड राउंड में देख लेंगे। जी। थैंक यू। ठीक है जी, तो चैप्टर 10 है क्लेश मुक्ति। मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। तो दुख से और मुक्ति क्या है, अब अगली अनुभूति में बाबा जी कह रहे हैं दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति। ठीक है, इन दोनों से मुक्ति है। ऐसे भेद से ही मुक्ति के लिए प्रयास है। तो सारा का सारा अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास, निष्ठा संपन्न जो भी हुई है वो इन्हीं के लिए हुई है। ठीक है, दुख से मुक्ति हो जाए और भ्रम से मुक्ति हो जाए। और फिर बाबा जी निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं कि विगत परंपरा मतलब अभी तक मानव जाति के इतिहास में जितना भी होता आया है उसको हम परंपरा कह रहे हैं। जहां हम आज खड़े हैं वो परंपरा की ही देन है, हजारों लाखों साल से। तो विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है। व्हाट इट मीन्स इज कि मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। सभी मानव दुख से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, क्लेश से मुक्ति ये चाहते ही हैं और हजारों लाखों साल से चाहते हैं। है ना? तो अभी तक
करोड़ों करोड़ों करोड़ लोग धरती पर आए और चले गए, तो इसके बावजूद हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा मेथड जो है ना वो नहीं मिला कि भैया ऐसे कर लिया जाए तो क्लेश से मुक्ति हो जाएगी, या ऐसे कर लिया जाए तो दुख से मुक्ति हो जाएगी। तो यही सिर्फ कह रहे हैं कि अभी तक मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है कि भैया जैसे ना खाना बनाना, कार चलाना, बहुत सारे काम करना, वो अध्ययन गम्य हो गया कि देयर से डिफाइंड प्रोसेस कि भैया ये करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है? तो मैं दुःख से मुक्ति चाहता हूँ। ये पूरा मानव जाति के इतिहास से लेके आज तक हम जहाँ खड़े हैं, ऐसा कोई हमारे सामने उपाय या कोई एविडेंस, कोई मेथड वो हमारे को अवेलेबल नहीं है। ठीक है? ये सब अपने में देखने वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं कि बाबा जी ने कह दिया सिर्फ कि अवेलेबल नहीं है। हम अपने में जाँच कर देखें कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। है ना? होता तो हमने भी कर ही लिया होता। तो हमसे भी नहीं हुआ है, अपने आस-पास भी नहीं होता हुआ दिखा है, और फिर पूरी दुनिया पे नज़र दौड़ाएँ तो नहीं दिखता है। इसी को बाबा जी निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण विधि बोलते हैं। है ना? निरीक्षण मतलब अपने अंदर देख लिया जाए, परीक्षण मतलब जिन लोगों के साथ में मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ, उनको देख लिया जाए, अपने परिवार, संबंध, मित्र, और फिर और भी बहुत कुछ होता ही है हमारे पास में, मीडिया, अखबार, इंटरनेट, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स, वो सारा का सारा सर्वे की कैटेगरी में आ जाएगा। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण से नज़र दौड़ाएँ तो ये ऐसा कोई हमारे पास में प्रमाण या उपाय अभी तक नहीं है। है ना? इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह रहे हैं ना, और इसको जाँच लिया जाए कि मतलब ऐसा है या नहीं है। और वो नहीं है, इसीलिए फिर अब जो है वो अपना कह रहे हैं, इसीलिए भ्रम मुक्ति हेतु यह मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव, कि अभी तक नहीं था ये दुःख मुक्ति और भ्रम मुक्ति का कोई भी प्रस्ताव मानव जाति के सामने, किसी मानव के सामने और हमारे सामने। अब जो है हम मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से ये प्रस्ताव दे रहे हैं। ठीक हो गया? इतना ठीक है? तो वो अध्ययन गम्य नहीं है, तो अध्ययन से ही एक्चुअली हमारा सारा ज्ञान जो है वो बढ़ता है। तो अध्ययन से ही हर इकाई की गठन, प्रक्रिया, आचरण, परिणाम एवं उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। अध्ययन मतलब जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी इकाई को, किसी भी वस्तु को, तो वो बनी कैसे, है ना? उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका फाइनली परिणाम क्या होगा और उसका पर्पस क्या है, ये वाली चीजें हमें स्पष्ट हो। तो रूप और गुण परिवर्तनशील है, जबकि तत्व शाश्वतवादी है। तत्व मतलब अ, मूल रूप में वो परमाणु जिससे वो वस्तु बनी है। ठीक है? तो रूप और गुण परिवर्तनशील है, क्योंकि रूप और गुण पूरी इकाई का है, तो पूरी इकाई में बदलाव होता रहता है, तो इसलिए उसका रूप और गुण भी बदलता रहता है। लेकिन जो जो एटम्स हैं जिससे वो इकाई कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जिससे उसका गठन हुआ है, जिससे वो बनी है, वो वो कंटिन्यूअस है ना? वो बना रहता है। तो इकाई परिवर्तनशील है, तत्व परिवर्तनशील जो है, तत्व मतलब बना रहता है, और तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये भी बिल्कुल क्लियर बात है। तो सभी इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु ही है ना? एटम है मूल में जाके, और सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत भी सेम है। परमाणु अलग-अलग हैं, 120 तरह के परमाणु हैं, लेकिन उनका उनका जो नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम वो सेम है। वो नियम क्या है कि उसका एक न्यूक्लियस रहता है, मध्यांश रहता है, और फिर उसके आश्रित अंश हैं जो कि ऑर्बिट्स में रहते हैं। किसी में 1 ऑर्बिट होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, 4 होंगे, और फिर 4 से ज़्यादा वाले भी रहते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का नियम जो है वो एक है। ऐसा भी हमको दिखता ही है ना? ऐसा आपने पढ़ा भी है क्लासरूम्स में। तो इसी से ही सारी अवस्थाएँ हैं, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं, अध्ययन ही उपासना है ना? तो ये जो बाकी सारे प्रयास बताए गए हैं कि भैया ये किताब पढ़ो और वो करो, बाबा ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस को समझना, एग्जिस्टेंस का अध्ययन, एग्जिस्टेंस में इकाइयों का अध्ययन, यही उपासना है। और प्रमाणित व्यक्ति ही अब अध्यापक है। प्रमाणित व्यक्ति क्या हो गया? जिसका अध्ययन पूरा हो गया। एक तो है अध्ययनशील, है ना? अभी अध्ययन कर रहा है,
और फिर इवेंचुअली उसका अध्ययन पूरा हो गया, मतलब अध्ययन कर किसका रहा था? अस्तित्व का कर रहा था। तो अस्तित्व समझ में आ गया, उसको प्रमाणित कह रहे हैं, जागृत कह रहे हैं, वही अध्यापक है। उसके सानिध्य में अध्ययन है ना? जिसको पूरा समझ आ गया, उसी से ही हम पूरा समझ सकते हैं। जिसको खुद ही पूरा समझ नहीं आया हुआ, वो हमको पूरा समझा देगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अध्ययन पूर्वक, समझदारी से, तदाकार तद्रूपता पूर्वक स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार होता है। तो अध्यापक क्या हुआ? अध्यापक है अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सह अस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला। ठीक है, अब ये थोड़े एक दो डिफिकल्ट शब्द हैं, लेकिन ये बार बार आएंगे, तो हम धीरे धीरे इनको बिल्कुल प्लेस करते हुए चलते। तो बाबा जी ने दो विधियां बताई हैं, एक है अनुभव मूलक विधि और एक है अनुभव गामी, है ना? अनुभव मूलक और अनुभव गामी, ये वाले दो शब्द जो है ये बार बार आएंगे। तो तो अध्यापक जो है वो उसके मूल में अनुभव है। ठीक है, तो अब वो अध्यापक जो है, जो अभी बोला जागृत व्यक्ति, वो वो अनुभव मूलक वाली कैटेगरी में आ गया। और जो अभी अनुभव को डेस्टिनेशन के रूप में मानकर चल रहा है, वो अनुभवगामी है ना? अनुभव की तरफ जा रहे हैं। तो जितना भी अध्ययन करते हुए हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ये अनुभवगामी पद्धति पूर्वक जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अध्यापक क्या हुआ? अध्यापक को अनुभव हो चुका है। अपने हुए हुए अनुभव से वो जो दूसरे लोग हैं जो अनुभव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको सह अस्तित्व रूपी सत्य का बोध कराने वाला। ये इस सेंटेंस का मतलब निकल कर आया। ठीक है? अध्यापक को बोध हो चुका है अनुभव का, और जो बाकी दूसरे लोग हैं, दूसरे साथी हैं जो अध्ययन में हैं, वो अनुभव की स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है? तो वो अनुभव उनके लिए एक तरह से गंतव्य के रूप में, डेस्टिनेशन के रूप में है। तो जो उसको रास्ते को पूरा जानता है, वो गाइड करता है और सह अस्तित्व रूपी सत्य का बोध कराता है। इतना ठीक लग रहा है? ठीक है? प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होती है, बिल्कुल ठीक है। उत्पादन से उपयोगी सामग्रियों की उपलब्धि एवं विपुलीकरण होता है। तो विपुलीकरण का क्या मतलब हुआ? कि उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, समृद्धि का भाव आता है। तो एक तो वस्तु अवेलेबल हुई, और अवेलेबल होते होते साथ साथ उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी और इंप्रूव होती है, उसको विपुलीकरण बोल रहे हैं। तो वस्तुएं प्रोड्यूस हो, ये भी हम चाहते हैं, और वो उत्पादन से होता है। और समय के साथ साथ, जैसे हमारे यहाँ पे जो टेलीफोन से जैसे 50 साल पहले थे, आज उससे बेहतर हो गए। टेलीविजन जैसे आज से 50 साल पहले थे, वो बेटर हो गए। क्वांटिटी भी बढ़ी, है ना? दे आर अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी, और उनकी क्वालिटी भी बढ़ी, है ना? उनके फीचर्स भी बढ़े। तो इसको विपुलीकरण कह रहे हैं। तो विपुलीकरण किससे होता है? उत्पादन से। उत्पादन से उपयोगी सामग्रियों की अवेलेबिलिटी होती है, और विपुलीकरण मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट, बढ़ावा, ये होता है। और अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। ये भी ठीक लग रहा है। ये वाले 3 शब्द बार-बार आते हैं, कुशलता, निपुणता और पांडित्य। तो पांडित्य का क्या मतलब हुआ भैया? हाँ, मैं तो सिर्फ पांडित्य का नहीं, तीनों का बताएँगे। तो अभी अभी तक जितनी बातें हो चुकी है, जितने बार ये आ चुका है, आप में से किसी की जितनी भी इस पे अपनी जो भी आपने इंटरप्रेट किया, आप अपने-अपने शब्दों में रखें, फिर देखते हैं। है ना? ये तीनों शब्द को हमें प्लेस करना ज़रूरी है। अब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इन शब्दों में हमारे लिए हमारे डाउट्स ना रहें, या डाउट्स कम हो जाएँ। पहले ज़्यादा डाउट होंगे, धीरे-धीरे करके डाउट कम हो, स्पष्टता बढ़े। तो कोई भी साथी बताइए अपने शब्दों में, निपुणता, कुशलता, ये बाबा जी ने कई बार आगे पीछे लिख देते हैं, लेकिन इसका जो नॉर्मल फ्लो है बोलने का, वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य, इस सीक्वेंस में जो है वो ज्यादातर आएगा। तो बताइए, आपका अभी तक किसी का कोई भी बताएं प्लीज। आप भी शेयरिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम किसी भी स्किल को देखें तो उसमें बिगिनर्स होते हैं, फिर हम
मतलब आगे बढ़ते हैं और फिर हम उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये भी यहीं पर दर्शा रहा है कि स्टेज वाइज जो हमारे अंदर जो स्किल्स डेवलप होंगी और फाइनल स्टेज में जो हम कहेंगे कि हम अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए हैं, वो अभ्यास से ही ठीक है, तो संभव है। ये तो जनरल सेंस में इसका मतलब हो गया। ठीक है, जनरल जी। सेंस में ऐसे लिया जाता है। मध्यस्थ दर्शन से इसमें क्या कह रहे हैं? वो कोई पुराने साथी अगर रखना चाहें तो? या नए भी अगर पहले जितनी बातें आई हैं, उसमें कुछ क्लैरिटी बनी हो तो बताइए? भैया क्या यहाँ पर कुशलता से तात्पर्य साक्षात्कार होकर उसकी आगे की तरफ बढ़ पाना, और निपुणता में धर्म सत्य के साथ, न्याय सत्य धर्म के साथ जी पाना, कैसा है? देखते हैं, अभी देखते हैं। कोई बताएं भैया, देव भाई, राहुल भाई, विनीता जी। ओके, सो भैया कुशलता का मीनिंग थोड़ा सा जोर से बोलो देव भाई, आवाज कम आ रही है आज आपकी। कुशलता का मीनिंग जो मुझे समझ में आया भैया कि जो भी नेचर में, प्रकृति में जो भी अवेलेबल है उसको उपयोगिता और सुंदरता वाला जो मूल्य है उसको यूज करके किया गया, उस सोच के साथ किया गया कोई भी काम। जैसे एक वृक्ष अवेलेबल है तो उसमें एज ए टिम्बर उसको हमने यूज किया और उपयोगिता निकाली कि हमें शायद एक बेड की आवश्यकता है और उसको सुंदरता मूल्य भी उसमें जोड़ा कि दिखने में भी सुंदर रहे। तो और इस सोच के साथ बेसिकली किया गया काम कुशलता है। That's what I think it is. और बताएं। राहुल जी। भैया मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा इस पे। हाँ, ओके ओके। विनीता जी। जी नमस्ते सभी को। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से समझी हूँ, आई डोंट नो कितने तरह से, पूरी तरह से, हाँ, लेकिन कोई नहीं। कुशलता का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार आप जो प्राकृतिक जो भी आपके पास धन अवेलेबल है वो आपको उसका आपने प्रयोग करके और अपनी आवश्यकताएं पूरी करना, उसको कुशलता में लेते हैं, उसको कुशलता कहेंगे। निपुणता है जब आपको उसमें उसका आप अपने लिए भी यूज करते हो, औरों के लिए भी यूज करते हो, और उसमें वैल्यू ऐड करके आप उसको सदुपयोग के लिए काम में लेते हैं। और पांडित्य होता है जब आप पूरी तरह से आप स्वयं सारे अस्तित्व दर्शन, पूरा क्रियापूर्णता होने के बाद में जब आप सदुपयोग और उसका प्रयोजनशीलता में लेके जाते हो, जो भी प्राकृतिक आपके पास संसाधन अवेलेबल हैं उनका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता समझते हुए, तो उसको पांडित्य कहा जाता है। मुझे तो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। बढ़िया। ये तो कुशलता और निपुणता में शायद वो उपयोगिता और सुंदरता मूल्य कुशलता में है, निपुणता में आई थिंक उपयोगिता को लेकर फोकस है। मतलब सार्वभौम व्यवस्था में हम लोग उसकी उपयोगिता स्थापित कर पाए। मैं थोड़ा परिभाषा देखती हूँ तब तक। हाँ, ठीक है। तो कुछ देखिए, 2 चीजें लेकर चलेंगे। एक जो है ना, हमारे को कुछ जनरल, अभी जैसे अभी तक रजत भाई ने जैसे शुरू किया कि हमारा ना एक ट्रेडिशनल जिस तरह से दुनिया चल रही है उसमें हम निपुणता, कुशलता, पांडित्य को किसी सेंस में देख रहे हैं। ठीक है? तो एज़ ए फर्स्ट स्टेप हम ना इसको हल्का-सा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, एक मध्यस्थ दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में मोटा-मोटा सा इसको कैसे देखें, और फिर धीरे-धीरे आप लोग भी इनके डेफिनेशंस को ना, परिभाषा संहिता को एक जो
फोन पे ऐप आती है, एंड्रॉयड फोन्स पे तो अवेलेबल है, जहाँ तक मैं अपने फोन पे भी लोड किया हुआ है, तो बड़ा अच्छा रेडी रेफरेंस के लिए रहता है। तो हम लोग मोस्टली उसी को यूज करते हैं, तो उसकी भी एक हम आदत डाल सकते हैं कि बाबा जी ने इसका जो बिल्कुल प्रिसाइज जो है टू द पॉइंट परिभाषा क्या दी है। पहले हम एक मोटा सा, जैसा मैं इसको देखता हूँ मैं ऐसे आपसे शेयर कर रहा हूँ, है ना। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं भी अभी समझने के क्रम में हूँ, तो मैं जितना समझा हूँ या जितना बोल रहा हूँ उसमें भी आगे पीछे होने की पूरी संभावना है। तो उसको लेते हुए आप अपना भी एक्सप्लोरेशन अपने में चलाते रहे। निपुणता किसको बोले, जैसे बोला कि बिल्कुल पहले सबसे शब्द आता है निपुणता। तो निपुणता है, जैसा मैं इसको देखता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे, कि एक व्यक्ति जड़ संसार के साथ में कितने अच्छे से काम कर सकता है। जैसे कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, या हमने अपने घर में फर्नीचर बनवाया, या हमने कहीं से कोई कपड़ा बनवाया, तो जो भी टेलर है या जो भी मिस्त्री है ना, या जो भी कारपेंटर है, वो लकड़ी के ऊपर और ईंट सीमेंट के साथ में या कपड़े के साथ में उसका उसका काम करने के तरीके में उसकी स्किल्स कैसी हैं। तो हम ऐसा पा ही सकते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छी कुर्सी बना पाएगा, और कोई अगर दो कारपेंटर्स को देखें तो एक ज्यादा स्किल्ड कारपेंटर हो सकता है और एक कम स्किल्ड कारपेंटर हो सकता है। मतलब दोनों को एक तरह का रॉ मटेरियल दे दिया जाए और एक ही तरह से बोला जाए कि फर्नीचर बनाओ, कोई ज्यादा अच्छे से बना पाएगा और किसी की वर्कमैनशिप उतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम पा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको निपुणता कह रहे हैं। ठीक है, निपुणता मतलब शेष प्रकृति के साथ में जब हम काम कर रहे हैं तो हम काम कैसा कर पा रहे हैं। वो कुछ किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसमें हमारी जो है वो कितनी महारत बन गई है, उसको हम निपुणता के उसमें कह रहे हैं। अब ना काफी बारी क्या रहता है कि हमें सिर्फ शेष प्रकृति के साथ में, बाकी की तीन अवस्थाओं के साथ में ही काम नहीं करना होता, हमें मानव के साथ में भी काम करना होता। ठीक है, तो मानव के साथ में जो व्यवहार है वो भी हमारे स्किल्स के साथ में अगर है, तो हम ऐसा मानेंगे कि हाँ ये ज्यादा इवॉल्व, ज्यादा समझदार व्यक्ति हो। मैं कुर्सी तो बहुत अच्छे से बनाता हूं, लेकिन बात करनी ठीक से नहीं आती है। अब क्या हो गया, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा रजत भाई? चलना तो नहीं चाहिए। नहीं चलेगा, है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति है वो अपना बिजनेस चला रहा है, या कोई मिस्त्री है वो, मतलब वो भी बेशक वो दीवार बना रहा है या घर बना रहा है, लेकिन देयर आर ऑलवेज पीपल इंटरफेसेस, लोगों के साथ में इंटरफेस रहता ही है। तो जो एक्चुअल में जड़ संसार के काम के साथ में काम हो रहा है, उसका एक लिंकेज मानव के साथ में बना ही रहता है। तो हम उस मानव के लिंकेज को भी देख पाते हैं, या सिर्फ जड़ संसार में ही बिजी रहता है। मतलब ये, तो वो जो मानव के साथ वाला लिंकेज है, वो लिंकेज की तरफ ध्यान जाता है, तो फिर जड़ संसार की उपयोगिता की तरफ भी ध्यान जाता है। जैसे हमारे पड़ोस में घर बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल घटी घटना बता रहा हूँ, लेकिन पड़ोस में बिल्कुल आजकल बन रहा है घर। ठीक है, तो अच्छे अच्छे मिस्त्री काम कर रहे हैं। वो अच्छे अच्छे मिस्त्री काम कर रहे हैं, और रात को 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक काम करते रहते हैं, और मशीनें चलती रहती हैं और शोर मचता रहता है, और फिर आसपास के लोग जो है वो परेशान होते हैं और कंप्लेंट करते हैं, भैया इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो। ठीक है, अब वो मिस्त्री बड़ा अच्छा है, ठीक है, आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो अब क्या हो गया, विजन क्या हो गया कि भैया मेरे को बस अपना काम करना है, बाकी सबका जो मर्जी हो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। ऐसा भी एक हमको भ्रम की अवस्था में इस तरह के भी व्यूज दिख सकते हैं ना, कि भैया मैं अपने काम से ही मतलब रख रहा हूँ, दूसरों को मुश्किल हो रही है तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। ऐसा बन जाता है कभी कभी थॉट प्रोसेस के, नहीं बनता।
पर भैया इसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है। पैसा भी बिल्कुल। जितना हाँ जल्दी काम खत्म हो जाएगा हाँ उतना जल्दी हाँ, फ्री तो हो अब जाएंगे। तो अब वो देखिए जो हमने कुछ दिन पहले बात की थी ना इन्हीं सेशंस में, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, है ना? तो ये वाला जो हम बता रहे हैं उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया। अब इसको स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ में से किस कैटेगरी में रखेंगे? स्वार्थ। स्वार्थ। तो अब ना धीरे से ध्यान गया कि हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें कि हम भी कब कब कितना कितना स्वार्थी हो जाते हैं। हमें दूसरे का दूसरे को लगता है कि भैया ही इज जस्टिफाइंग, तो हो सकता है हम भी कुछ कर जाते हो और ऐसा लगता हो कि हम भी जस्टिफाई करने में, अब तो मेरा पैसा इन्वॉल्व हो गया, अब मैं दूसरों का नहीं सोच। तो मोटा मोटा सा जो है ना, मतलब एक जो कुशलता वाला पार्ट है इसमें ह्यूमन एंगल जो है ना वो थोड़ा सा साथ में ऐड हो जाता है। ये जड़ संसार से आगे की चीज होगी, है ना? आप कुछ बना रहे हैं, आपके पास में कुछ फीडबैक आता है कि भैया इसको ऐसे कर लूं तो और ठीक हो जाएगा, तो मैं फीडबैक को ले कैसे पाता हूँ? उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेता हूँ, डिसमिसिवली लेता हूँ, सुनता भी हूँ कि नहीं सुनता, है ना? फीडबैक तो कोई मानव ही देगा, लकड़ी तो अपने आप कोई फीडबैक नहीं देगी कि मेरे को मेरे से बेहतर कुर्सी ऐसी बना सकते हो तुम, है ना? ये तो कोई यूजर बताएगा। अब यूजर आके हमको बताएंगे तो फिर वो जो कारपेंटर है उस फीडबैक को लेता कैसे है? तो तो ये कुशलता जो है ये ह्यूमन इंटरफेस साथ में आ गया, ठीक है? और जो पंडित्य है इसको इसको जो है वो बिल्कुल पूरी समझदारी के साथ में लिंक किया, इसको अनुभव संपन्नता से लिंक कर रहे हैं, इसको अस्तित्व को समझने से लिंक कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जब हमें अस्तित्व समझ में आ जाता है उसके बाद में मैं कर क्या रहा हूं उसकी भी एप्रोप्रिएटनेस या इनएप्रोप्रिएटनेस उसकी तरफ भी ध्यान जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका उसका मानव जाति में या एग्जिस्टेंस में जो व्यवस्था है अस्तित्व में, उस व्यवस्था को मैं या मेरा जो भागीदारी है उससे अलाइंड है या उससे अगेंस्ट है। मैं तो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहा हूं, बाकी ज्यादा मेरे को कुछ लेना देना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो पंडित्य जो है वो बाबा जी बार-बार अनुभव संपन्नता, जागृति, समझदारी और अब उसी के साथ में एक ये शब्द आ गया पांडित्य, इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि पांडित्य या अनुभव संपन्नता के बाद ही निपुणता और कुशलता की भी कितनी आवश्यकता है वो जो है वो पता चलता है, ठीक है? तो हर व्यक्ति पांडित्य की स्थिति को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन लेकिन जिस भी हायरार्की में मैं हूँ, उस हायरार्की में ऊपर चलते हुए मेरे सीनियर्स, उनके सीनियर और उनके सीनियर्स कहीं पे जाके तो समझदारी या अनुभव संपन्नता मिलेगी, तो ऐसा लगेगा भी ठीक है वो अनुभव संपन्न है, उसने बता दिया कि ये कर लो। है ना? मतलब जैसे घर बन रहा है तो घर में एक मेन आर्किटेक्ट है ना? एक मेन आर्किटेक्ट है, फिर उसके अंदर जो है वो उसके अंतर्गत जो सिस्टम बना हुआ है, कोई इलेक्ट्रीशियन इंचार्ज है, कोई मेसनरी इंचार्ज है, कोई प्लम्बर इंचार्ज है, इस तरह से अलग-अलग इंचार्ज है और फिर उनके नीचे और वर्कर्स हैं। तो वो वर्कर पांडित्य संपन्न नहीं होगा, जागृति संपन्न नहीं होगा, लेकिन आर्किटेक्ट तो समझदार होगा कुछ। है ना? वो आर्किटेक्ट किस तरह के मटेरियल यूज कर रहा है ना? किस तरह की चीजें बना रहे हैं, वो धरती में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो ठीक है या असंतुलन कर रही है। तो एक एक पंडित, एक जागृत व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो फिर वो प्रॉपरली गाइड कर पाता है अपने से उसके अंतर्गत जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको, ठीक है? लेकिन अगर हम अपनी हायरार्की में देखें और जिस भी लेवल तक ऊपर जाएं, अगर वो वैक्यूम दिखता है, अगर वो समझदारी, वो जागृति नहीं दिखती है, तो वही फिर अव्यवस्था का कारण। तो कहीं पे तो जागृति का लेवल आएगा ना हायरार्की में। वर्कर नहीं होगा लेकिन उसका बॉस हो, उसका बॉस हो, उसका बॉस हो, कहीं पे जाके कोई तो निकले, है ना? एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, जैसे रजत भाई लंदन में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी एक पार्लियामेंट है ना? वहाँ पे भी इलेक्शंस होते होंगे, है ना? तो एक एक काउंटी है या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 5 लाख लोग रहते हैं। वो 5 लाख लोग जागृत नहीं हुए ना सही, लेकिन कम से कम उनका जो एमपी बना, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बना, वो तो जागृत व्यक्ति बन जाए कम से कम।
ठीक है, वो भी नहीं बना तो कम से कम चलो वो सारे मिलके जो प्रधानमंत्री को बनाए वो प्रधानमंत्री तो जागृत व्यक्ति बन जाए, है ना? तो मतलब इस तरह से देखें तो कुछ व्यक्ति पंडित्य वाले होंगे, वो टॉप लेवल पे है, फिर उसके बाद नीचे जो कुशलता वाला आ जाएगा और बिल्कुल नीचे जो है वो निपुणता वाला आ जाएगा। हर जगह के ऊपर आपको ग्रेडिंग मिलेगी। कुछ कम निपुण होंगे, कुछ ज्यादा निपुण होंगे, कुछ कम कुशल होंगे, कुछ ज्यादा कुशल होंगे। पंडित्य के लेवल में अस्तित्व को समझना एक जैसा होगा, लेकिन उसके बाद में उनमें जो स्किल्स होगी उनमें अपनी निपुणता कुशलता फिर भी रहेगी। जैसे सपोज कि रजत भाई इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर जो है वो अनुभव संपन्न हो जाता है, तो अनुभव संपन्नता के बाद में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाएगा, है ना? तो रहेगा अभी भी वो इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में निपुणता कुशलता रहेगी, लेकिन अस्तित्व का पूरा इंटरेक्शंस जो है वो ध्यान में रहता है। ये पता चल जाता है कि भाई हाँ, क्या ठीक है, क्या गलत है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर एरियाज में जो है वो वहाँ के स्किल्स वाले लोग जो है वो जो है वो निर्णय लेंगे कि कैसे बनाना है ना? मेट्रो कैसे बनानी है, कार कैसे बनानी है, लेकिन कितनी बनानी है, क्या है, वो सारा कुछ जो है वो पांडित्य के बाद में आएगा। तो इसको थोड़ा-सा इस तरह से देख पाएँ, मतलब इतना मेरे को लग रहा था हम थोड़ी-सी बात कर लें। निपुणता, कुशलता, पांडित्य। मैं इसको मोटा-मोटा सा अभी तक ऐसा समझा हूँ। कुछ डाउट हो तो बताइए? एक भैया जापानीज कल्चर है, उसको सम ओमोतेनाशी ऐसे कुछ करके बोलते हैं। ओके, तो उसमें बेसिकली इट मीन्स कि ईमानदार रहना, एथिक्स थोड़ा सा दूसरों के लिए। ओके। तो उसमें एक जैसे आप कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले रहे थे, तो हाँ, हाँ। वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, हुँ, हुँ। तो वो जो 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 वहाँ का मालिक है वो अपने पड़ोसी के पास जाता है शुरू करने से पहले, और एक जो वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट है उसको गिफ्ट रैप करके वो एडवांस में देके जाता है कि सॉरी अगर गलती से आपके कपड़े गंदे होते हैं हमारी वजह से, तो हुँ, उसके हुँ। लिए ये आपके पास हम लोग ये देना चाहते हैं। तो ठीक है। सो कुछ आई डोंट नो एथिक्स हाँ, हाँ। बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ, नहीं, बट नहीं। नहीं, तो भैया बहुत ज्यादा ध्यान रखना उस चीज का। बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन भैया ये सारी चीज़ों के बावजूद भी ना आदमी को आदमी के साथ में जीना नहीं आया। जैसे जी अभी जी बिल्कुल एग्ज़ाम्पल जापान का आया है और जी जापान में भी हम मतलब इट्स नॉट कि भई मैं उनको डिमीन कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। अभी कल-परसों का ही मैं अखबार पढ़ रहा था, हाँ बिल्कुल। उसमें आया था कि वहाँ पे जापान में ना उनको मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस लोनलीनेस बनानी पड़ी। लोनलीनेस मिस्ट्री करेक्ट। आपने भी पढ़ा था? जी 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 बिल्कुल। मैं शेयर भी किया था बहुत लोगों से कि देखो, जापान को हम लोग इतना डेवलप कंट्री मानते हैं, डेवलप्ड मानते बहुत हैं। एथिक्स वाला कंट्री मानते हैं, पोलाइट कंट्री मानते हैं, लेकिन कैसी जरूरत है वहां पर इस टाइम। मतलब अकेलेपन का मंत्रालय जो है ना जी वो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अकेलापन जो है वो आदमी को स्वीकार नहीं है, तो अकेलेपन से प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बड़ा आसान था यार, अकेले हो ही मत, 6-6 लोग इकट्ठे रहो, परिवार इकट्ठा रहे। लेकिन वो परिवार इकट्ठा नहीं रह पा रहा है। राइट। ना, मतलब ये हमारे कुछ दिल्ली के टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स जो हैं, ये दुनिया के जो काफी डेवलप्ड एजुकेशनल मॉडल्स हैं ना, वहाँ उनकी स्टडी करने के लिए इनको विदेश में भेजते हैं। तो ऐसे में ये लोग कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी गए। तो स्वीडन का शायद एग्जांपल बता रहे थे। स्वीडन, हाँ स्वीडन ही है शायद। नॉर्वे, स्वीडन, 3 कंट्रीज है वहां पर। कौन-कौन सी हैं? नॉर्वे, फिनलैंड फिनलैंड है स्वीडन, भैया। फिनलैंड, हाँ, डेनमार्क हाँ, एंड नॉट नॉर्वे। स्वीडन, हाँ, सो नॉट स्वीडन, सबसे अच्छा एजुकेशन फिनलैंड, सिस्टम वहीं पे फिनलैंड, कवर। ये रजत भाई ने ठीक बताया, फिनलैंड गए थे। तो फिनलैंड जो है वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी टॉप के 2-3 कंट्रीज में हमेशा आता है, कभी-कभी तो नंबर 1 पे आ जाता है ना? तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी वो सैटिस्फैक्शन इंडेक्स पे भी है, एजुकेशन भी कहते हैं बहुत अच्छी है। तो जब ये लोग गए पीछे 2 साल पहले, तो मैंने भी थोड़ा फिनलैंड के बारे में इंटरनेट पे सर्च वगैरह मारी कि भैया फिनलैंड इतना अच्छा देश है, हमारे यहाँ से लोग स्टडी करने जा रहे हैं वहां पर। तो क्या भैया, मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि फिनलैंड में डिवोर्स रेट 56% है, 56%। वहां पे
हर साल 25,000 शादी होती है। छोटा देश है, 50 लाख की वहां की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली। तो अंदाजन अंदाजन वहां पे 25,000 हर साल शादी होती है और 14,000 डिवोर्स होते हैं। Directly proportional to happiness. ठीक है, तो मैं फिर इन सब लोगों से पूछा भी कि भैया ये और कहते हैं कि भैया वो स्कूल का सिस्टम बड़ा अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और वो घरों में जो बच्चे के मम्मी पापा है वो साथ में रह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो डिवोर्स हो रहे हैं। साथ में रह पाते तो डिवोर्स ना होते। ये तो काफी सारी चीजें जो है ना, वो मतलब मेरे को लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ना बारीकी से देखनी पड़ेंगी कि हम विकास किसको कह रहे हैं, और ये सारा जो है ये है क्या, मतलब। तो काफी काफी जो है ना वो उलझा हुआ सा मामला है, और हम भी अपनी कंडीशनिंग और एजम्पशंस जो है कई बार उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। जितना ये जो विकसित देश है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उस एजुकेशन का, उस डेवलपमेंट का, अभी हमने जापान का भी एग्जांपल लिया, ये आदमी आदमी के साथ में ठीक से नहीं जी पा रहा है। वो दूर दराज तो दूर छोड़े भैया, वो घर के 4-6 लोग जो है, हम कहते हैं हम इंडिया में झगड़े होते हैं, मतलब है ना, वो बाप बेटा का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, मतलब वो 1000 तरह के झगड़े यहाँ पर गिनाते हैं, बाहर भी नहीं साथ में रहा जा रहा। तो इसको जितना क्लियरली हम देख पाए, उतना जो है मुझे लगता है कि ये अपने अंदर एस्टेब्लिश होता है कि ये प्रॉब्लम लोकल नहीं है। मतलब काफी बार लगता है कि ये इंडिया की प्रॉब्लम्स है, मतलब आई कैन वेरी क्लियरली सी, जैसे इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है, ये प्रॉब्लम्स पूरी की पूरी ग्लोबल है। आदमी को आदमी के साथ में जीना कहीं नहीं आ रहा है। तो हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कम से कम मतलब अब दुनिया को सुधारेंगे वो अपनी जगह के ऊपर है, कम से कम हमारे बच्चे बड़े हों तो सुखी होने के लिए हस्बैंड वाइफ परिवार के लोग ये आपस में क्लेश, अब हम चैप्टर क्लेश मुक्ति का पढ़ रहे हैं तो उससे लिंक भी कर लें कि क्लेश मुक्ति के साथ में जी पाए, ये सुख का आधार बनता है। ठीक है, तो जो भी परंपरागत तरीके से कमियां रही हैं एजुकेशन की, अब हमारे सामने हमारा सौभाग्य है कि हमारे को भी ये कंटेंट मिला है जिससे ऐसा लगता है कि इस बारे में बात की जा सकती है, अपनी स्थिति इंप्रूव की जा सकती है, अपने घर में भी इस बात को रखा जा सकता है। तो रखा जाए और ठीक से करें तो घर से ही क्लेश मुक्ति शुरू होगी, संबंधों से ही क्लेश मुक्ति शुरू होगी। ठीक हो गया भैया? बढ़िया। ठीक है जी, तो ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। व्यापक सत्ता पारगामी पारदर्शी रूप में और देवी देवताएं अनेक है। तो ठीक है ही, ईस्ट शब्द भी आगे धीरे धीरे आएगा, इसकी भी हमारी अपनी क्लैरिटी बन जाएगी। अभी तक हम लोगों ने देवी देवता जो है वो पूजनीय टाइप का उनका जो है ना माइथोलॉजी के हिसाब से चलते थे। अभी बाबा जी ने बड़े क्लियरली जो है ना जो देव मानव रखा है ना, मानवीयता में 3 कैटेगरीज कर दी, मानव, देव मानव और दिव्य मानव, है ना। तो देव मानव जो है वो मानव से एक एडवांस्ड स्टेट बताई है ना, तो इसीलिए वो पूजनीय भी हो गए, है ना। मानव खुद ठीक से रहेगा, देव मानव जो है वो है जो व्यवस्थाएं भी ठीक कर पाएंगे। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, अगर हम एक्चुअल में देखें तो उन सबको भी किसी ना किसी व्यवस्थाओं का जो है ना वो इंचार्ज के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे इंद्र देव हैं तो उनको बारिश वाली व्यवस्था का, पानी वाली व्यवस्था का इंचार्ज जो है हम उसके रूप में देख सकते हैं। सरस्वती जी जो है उनको हम ज्ञान के, एजुकेशन के हिसाब से जो है वो उनका इंचार्ज जो है उसके रूप में देख सकते हैं। तो ये देवी देवता क्या हुए, बेसिकली जो कल्पना में अगर हम लाएं तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने व्यवस्थाओं के रूप में कुछ व्यवस्थाएं बना दी, है ना। और हमारी परंपरा ने ऐसा प्रेजेंट किया कि भी ऐसे लोग रहे हैं, अब रहे हैं, इनकी पूजा की जाए, ठीक है। हमें आजकल भी ऐसे दिखें, इस चीज की भी तो आवश्यकता है ना। देवी देवता सिर्फ किताबों की चीज ना रह जाए, बाबा जी कह रहे हैं मानव परंपरा में मानवीयता पूर्ण रूप से जीते हुए लोग, देव मानवीयता संपन्न लोग ये दिखें, यही जो है मुक्ति का, जागृति का प्रमाण होगा। नहीं तो सिर्फ किताबों में ही अच्छे लोग मिलेंगे,
और रियलिटी में नहीं मिलेंगे तो ये तो फिर काफी जो है वो एक अजीब सी। ठीक है, तो ईष्ट जो है निर्भ्रमता पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना सह अस्तित्व में ईष्ट है। तो ईष्ट भी एक तरह से इसको लक्ष्य के रूप में रखा गया। जागृति रूप ईष्ट में निष्ठा की निरंतरता से ही अनुभूति है ना, तो जागृति ही लक्ष्य के रूप में ईष्ट के रूप में है, इसको बता रहे हैं। और इससे हम हिले डुले ना, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे को सेशन में आए तो लगता है कि हाँ जागृति हो सकती है, फिर मंडे से ऑफिस में जाते हैं या और जो भी हालात सामने आते हैं फिर लगता है भैया वो सारी किताबें बातें थी और जिंदगी में तो ये होने वाला नहीं है। तो वो इसका मतलब हो गया लैक ऑफ डेडिकेशन कमिटमेंट। तो निष्ठा जो है वो निरंतरता के साथ में ही है। तो जागृति नाम की वस्तु है, रियलिटी है, और वो मानव के इष्ट के रूप में जो है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और ऐसा पाया जा सकता है, इससे मैं डेविएट नहीं करता। ये अपने आप में जो है ये भी एक अनुभूति है, बेसिकली ऐसा कह रहे हैं। जीवन तत्व अमरत्ववादी है ना? ये जो है इसको बार-बार कहा है कि जैसे भी तत्व बोले थे 120 एलिमेंट्स जैसे हैं, तो तत्व जो है वो शाश्वत है, मतलब वो नष्ट नहीं होता। इसी तरह से जीवन परमाणु जो है ये भी नष्ट नहीं होता, ये अमर है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसको अनुभव करने योग्य क्षमता जो है इसका अवसर हर मानव में है। यहाँ पर जो है ना बड़े अच्छे से जो शिफ्ट कर दिया बाबा जी ने, एक तरह से अपना लाइन को अभी दूसरी चीज शुरू कर दी कि दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध ना होता हो उसको क्या कह रहे हैं, सापेक्ष कह रहे हैं। ठीक है, तो जो तुलनात्मक जीना है उसको सापेक्षता कह रहे हैं, उसको रिलेटिव जीना कह रहे हैं, कंपैरिजन कह रहे हैं। दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध ना होता। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ या मैं कुछ पाना चाहता हूँ, उसको मैं दूसरे के रेफरेंस से जब देखता हूँ तो उसको सापेक्षता बोलेंगे। मैं किसी घर में रहता हूँ, अब ध्यान ये जाता है कि मेरा घर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ये मेरे सुख का आधार बनता है, इसको सापेक्षता बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अपने घर को मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार देख पाऊं, है ना, दूसरों के पास में कैसा है नहीं है मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, मेरी आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसको जितनी स्पष्टता से देख पाए। तो यहाँ पर बाबा जी सापेक्षता की बात जो है इस तरह से रख रहे हैं कि दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध ना होता हो उसको सापेक्ष की संज्ञा है। तो हमें तो निरपेक्ष सत्ता की जो बात आती है, तो वो निरपेक्ष का रेफरेंस जो है वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सापेक्षता जो है वो अव्यवस्था की तरफ लेकर जाती है ना? तो हमें निरपेक्ष का रेफरेंस जो है वो व्यापक के रूप में पहचान कर जो है वो मध्यस्थ दर्शन में रखा गया। असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल परिणाम सर्वतोमुखी समाधान से समृद्धि श्रम से प्रकट होता है ना? तो पिछले चैप्टर में सबीज प्रवृत्ति और निर्बीज, सबीज और निर्बीज, निर्बीज ये आया था। तो असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति जो है वो आती है, वो शुरू होती है। असंग्रह व्यय से के लिए की गई आय की असंग्रह है, ये पहले भी आ चुका है। यह स्वधन विधि से सार्थक है। अब ये थोड़ा सा कर्म के बारे में यहाँ पर 2-3 शब्द आए हैं, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हेलो, अकर्तृत्व, जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। तो अकर्तृत्व क्या हुआ कि जो नहीं करना चाहिए उसे ना किया जाए, है ना, यही अकर्तृत्व है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं वही बंधन है, क्लेशकारी है। इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी, शुभकारी होना ही अकर्तृत्व है।
यही उपलब्धि और समृद्धि है। तो जो नहीं किया जाना चाहिए वो ना किया जाए और विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना, है ना? जो जो करने लायक काम है वो ठीक से किए जाए, जो नहीं करना है, नहीं करना चाहिए उसे ना किया जाए, जो अनावश्यक है वो ना किया जाए। इसको अकर्तृत्व कह रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में एक दो शब्द और हैं, उनको भी साथ में लिंक कर लेते हैं और फिर जो है बाकी की चीजें देख लेंगे इनकी। फिर दूसरा शब्द आया अकर्मणत्व। ठीक है, तो अकर्मणत्व जो है इसको क्या कह रहे हैं? आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है, या कर्म से मुक्ति पाने का प्रयास ही अकर्मण्यता है। मतलब वो पहला जो अकर्तृत्व था वो था जो नहीं करना चाहिए उसे ना किया जाए। अब अकर्मत्व क्या है? अकर्मणत्व कि जो किया जाना चाहिए वो ना किया जाए, वो इस कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको दो रूप में देखा गया, आलस्य और प्रमाद के रूप में। तो आलस्य और प्रमाद किसको कह रहे हैं? तो भैया इसका मतलब कुछ भी ना करा जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि आलस्य से वहां पे भी कनेक्शन बनता है ना। हाँ हाँ, तो ये अकर्मण, तो ये वाला जो पहला जो लिखा था अकर्तृत्व, ये था जो नहीं करना चाहिए उसे ना किया जाए, है ना? हाँ जी। ये तो ठीक हो गया। उसे ना करते हुए जो करने लायक है वो किया जाए। देख, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो नहीं करना चाहिए उसे ना करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना, है ना? जो करने योग्य काम है वो किए जाए, जो नहीं करने योग्य है वो ना किए जाए। अनावश्यक विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है, ये अकर्तृत्व है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अकर्मणत्व जो है ये आलस्य और प्रमाद, तो ये बिल्कुल नेगेटिव रूप में कह रहे हैं, है ना? अकर्तृत्व जो था वो पॉजिटिव रूप में आ रहा है, अकर्मणत्व जो है ये नेगेटिव रूप में आ रहा है। तो आलस्य जो है इसको लेजीनेस का कह रहे हैं कि अपने मन में ऐसा भाव है कि काम तो ठीक है लेकिन भैया मेरा मन नहीं कर रहा करने का, इसको कह रहे हैं आलस्य। किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे ना करना आलस्य है। और प्रमाद क्या हो गया? प्रमाद को अगर इंग्लिश में बोले तो इसको कह सकते हैं नेग्लिजेंस। वो लेजीनेस था आलस्य और ये हो गया एक तरह से नेग्लिजेंस। जिस कार्य की उपादेयता सिद्ध होती है, मतलब उसकी एक पर्पस सिद्ध होता है, उसका एक उपयोग सिद्ध होता है, लेकिन मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, उस संबंध में ज्ञान के अभाव में, तब जानकारी नहीं है तो मैं नहीं करता, है ना? जब जानकारी नहीं है तो आदमी उसको करता भी नहीं है। आलस्य में क्या हो गया? जानकारी है फिर भी नहीं कर रहे। ओके। ठीक है, ये जो है ये आलस्य और प्रमाद का डिफरेंस बताया यहाँ पर। संदीप हाँ जी, जी, बताइए बताइए। क्या हम थोड़ा सा शब्द शायद इसमें नेग्लिजेंस की जगह इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, हाँ, इग्नोरेंस कर सकते, इग्नोरेंस कर दे, बिल्कुल ठीक है, है ना? बिल्कुल ठीक है, इग्नोरेंस कर सकते, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक होगा, है ना? मतलब वो कई बार जो है ऐसे प्रमाद से शायद हमें कन्वे ना हो, इसलिए मेरे को लगता है किसी नहीं, किसी बिल्कुल शब्द ठीक को है। हम हाँ, कोशिश करें तो ये अच्छा किया आपने, बिल्कुल वो मेरे को भी अब सुन के लग रहा है इग्नोरेंस इज मोर फिटिंग एक्चुअली, बिल्कुल ठीक है। तो वापिस आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये अकर्तृत्व जो है ये हमने पढ़ लिया। भ्रम से निराकर्षण ही अकर्तृत्व है। मतलब एक बार मुझे पता चल जाए कि भ्रम क्या है और फिर भ्रम से मैं ड्रिवन नहीं रहता तो वो वाले काम नहीं करता, फिर मैं भ्रमित क्रियाकलाप नहीं करता, है ना? फिर मैं अनावश्यक कार्यों से मुक्त हो जाता हूँ। तो पिछले अनुभूति में हमने देखा ही था कि अनावश्यक कार्यों से ही मुक्ति जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है अकर्तृत्व का। तो भ्रम से निराकर्षण जो है वो अकर्तृत्व है। अमानवीयता हर मानव के लिए अकरणीय है। अकरणीय को ना करना ही अकर्तृत्व है ना, जिसको ना करना चाहिए उसे ना किया जाए वही अकर्तृत्व। निराकर्षण से अकर्तृत्व तथा अचेष्टा से अकर्मण्यता है।
है ना? तो अकर्तृत्व और अकर्मण्यता, ये जो है इसको ऐसा लिंक किया। निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना निराकर्षण है ना? तो ये आकर्षण जो है या आसक्ति जो है, जो इंग्लिश में हम लोग इसको अटैचमेंट शब्द काफी बार जो है थोड़ा थोड़ा फिलोसफी में आता है, मोह के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। तो मतलब इस तरफ ध्यान जाना जो कि खुद को भी लगता है कि भैया ये इट इज नॉट मीनिंगफुल, है ना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब जो भी किसी भी तरीके से रखें, तो फिर भी उस तरफ जो है आसक्ति रहती है। तो वो आसक्ति किस कारणों से रहती है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन से रहती है। इसी से ही मुक्त होना है ना? इसी से मुक्त होना ही निराकर्षण है। चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है ना? अभी चेष्टा की भी बात आ गई थी यहाँ पे, क्या आया था चेष्टा से? अचेष्टा से अकर्मण्यता, है ना? तो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चेष्टा से मुक्त का होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है। कोई परमाणु भी चेष्टा से मुक्त नहीं हो सकता। मूल रूप में परमाणु भी हमेशा क्रियाशील है। वो जो है वो उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंश हैं, वो घूम ही रहे हैं। तो किसी इकाई में ऐसा अधिकार नहीं है और किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, इन दोष रूपों में रखा गया है। ये हमने बात कर ली। भैया चेष्टा से क्या मतलब होगा इसमें? हाँ, तो चेष्टा जो है ना, चेष्टा है बेसिकली कि एक्टिविटी थी। तो एक यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है, शायद पहले आया होगा। आप बताइए कि आपने सुना कि नहीं सुना। अस्तित्व में हर इकाई क्रियाशील है, ऐसा सुना है आपने हाँ मध्यस्थ जी दर्शन भैया, में? पिछली बारी बात हुई थी इस पे, काफी बात भी हुई थी। ओके, हम्म। ठीक है, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, तो हुई थी तो बढ़िया है। तो भैया जहाँ आपने पेन का भी एग्जाम्पल दिया अच्छा, था ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है, अब पिछली याद बारी आया, बात हुई अब थी। हाँ याद आया, जी। अब याद आया, ठीक है। हाँ, तो अस्तित्व में हर इकाई क्रियाशील है, ठीक है। तो सिर्फ जो है वो क्रियाशीलता जो है ना, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बाकी की तीनों अवस्थाओं में जो क्रियाशीलता है ना, वो अस्तित्व सहज है, इट इज अलाइंड विद एग्जिस्टेंस। ये जो मानव का क्रियाकलाप है ना, मानव की जो एक्टिविटी है, मानव का जो कर्म है, ये जागृति पूर्वक अस्तित्व से अलाइंड रहता है, इट इज इन कोहेरेंस विद एग्जिस्टेंस। और जब जागृति नहीं रहती है, मानव भ्रम में रहता है, तो मानव का क्रियाकलाप एग्जिस्टेंस के क्रियाकलाप से अलाइंड नहीं रहता है, इनकोहेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो अस्तित्व में व्यवस्था है, मानव ने व्यवस्था समझी नहीं, मानव अव्यवस्थित रहा और फिर बाहर भी अव्यवस्था फैलाई। तो चेष्टा जो है से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं कि हमारा ना चेष्टा दो रूप में देख सकते हैं। हमारे जो कर्म है, हमारी जो एक्टिविटीज है, एक है करने के रूप में और एक है समझने के रूप में। तो अभी हम जो ये जैसे अध्ययन कर रहे हैं, मानव व्यवहार दर्शन कर रहे हैं अभी, या हम परिचय शिविर करने जाते हैं, या हम किसी और तरीके से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो समझना भी, गुरलीन दीदी, एक एक्टिविटी है कि नहीं है? है जी ना? हाँ जी। तो मानव को पहले समझना आवश्यक है, फिर की करने जाए, तो तभी अस्तित्व में व्यवस्था बनेगी। तो मानव में जो ये चेष्टा वाला पार्ट है, जो काम करने वाला पार्ट है, वो समझने से शुरू होके करने तक जाएगा। अभी हमने ना समझने वाले प्रोसेस को मानव जाति ने ठीक से ग्रास्प नहीं किया है, तो करने वाले पार्ट में पूरा का पूरा फोकस है। तो जब बिना समझे करने जा रहे हैं तो गलतियां कर रहे हैं, है ना? जी भैया। तो चेष्टा वाला एलिमेंट हर ह्यूमन बीइंग में भी है, लेकिन हमने जीवन के स्वरूप को नहीं समझा। ये समझने वाला सारा काम जीवन में ही होना था, हमने अपने को शरीर के रूप में देखा। और जैसे बाकी मशीनें काम करती है, हम भी भागते दौड़ते सुबह से शाम तक लगे हुए, सारा देश और सारा शहर जो है वो देखने में तो लगता है कि खूब मेहनत हो रही है,
और खूब मेहनत करके धरती को खूब बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मेहनत हो रही है वो शरीर से हो रही है क्योंकि जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो पीछे अभी 3 चीजें आई ना, ये दोष क्या है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। तो हमने शरीर का अधिमूल्यन किया, है ना, और जीवन का अवमूल्यन किया या निर्मूल्यन ही करते हैं। निर्मूल्यन मतलब हमें पता ही नहीं था कि इसका भी कुछ मूल्यांकन है। ये एक रियलिटी है, इस इतनी क्लियरिटी के साथ में हम लोग इसको पहले शायद स्पष्टता से देख भी नहीं पाते। तो जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया, उसका हम मूल्यांकन भी नहीं कर पाए, है ना। तो हमें काम बाहरी दुनिया में करना है, ये हमारी चेष्टा का एक स्वरूप है, हमारे काम कार्यकलाप का, और अपने अंदर भी काम करना है ना, ये भी हमारे कार्यकलाप का एक स्वरूप है। तो चेष्टा जो है बेसिकली ये कि हर मानव कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो चेष्टा जो है वो तो इनहेरेंटली बिल्ट इन है ना, उसको हम कैसे उसको मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, तो उसी चेष्टा से हम समझने का भी की तरफ भी चैनलाइज करते हैं, और फिर समझने के बाद में करते हैं, और नहीं तो समझने वाला पार्ट बाईपास हो जाता है। ये गलती हो रही तो हम चेष्टा को हम एफर्ट भी कह सकते हैं, है। हाँ जी, है हाँ ना। जी, बिल्कुल, तो वो जागृति की ओर एक एफर्ट भी होता है और बिल्कुल, अच्छी तरह बिल्कुल, से जीने की ओर भी। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। मानव पद में आंशिक निराकर्षण एवं दिव्य मानव में पूर्ण निराकर्षण है। ठीक है, तो ये जो मोह वगैरह वाला पार्ट है वो जो है वो या सबीज या निर्बीज जो बात कर रहे थे, तो उससे थोड़ा थोड़ा इसको लिंक करते हुए देख सकते हैं। अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ है ना। तो अंतरंग मतलब जो जीवन का कार्यकलाप है, और बहिरंग मतलब शरीर का और बाहरी दुनिया में जितना भी भौतिक रासायनिक कार्यकलाप हो रहा है, उनको जब हम सकारात्मक कह रहे हैं, मतलब अस्तित्व सहज व्यवस्था के अनुरूप है, उसमें जब देखते हैं तब वो सम एवं मध्यस्थ वाली कैटेगरी में आती हैं। और अगर नकारात्मक रूप में देखेंगे तो फिर वो विषम वाली कैटेगरी में आएंगे। तो चैतन्य पक्ष की अंतरंग, है ना। अब ये वाले 2 शब्द भी बाबा जी ने कई बार यूज किए हैं, अंतरंग और बहिरंग, है ना। इसको इंटरनल या एक्सटर्नल भी कह सकते हैं। तो चैतन्य पक्ष को इंटरनल या अंतरंग कहा, या और जड़ पक्ष सहित शरीर को बहिरंग या एक्सटर्नल कहा, है ना। तो इंक्लूडिंग शरीर, क्योंकि शरीर भी फिजियोकेमिकल एंटिटी है, और फिर अपने आसपास दिखते थे हम तो काफी सारा संसार जो है हमको वो फिजियोकेमिकल एंटिटीज के रूप में दिखता है। तो उस सब को बहिरंग जो है वो कहा जा रहा है। तो इसको आगे चल के एक सूत्र आता है, वो उसको हम अभी यहाँ पर रख भी सकते हैं, उसको पहले से इन एडवांस भी डिस्कस कर सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, जिसको साधन भी कहा, मीन्स कहा, वो भी 2 कैटेगरीज में आते हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, यानी इंटरनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो आदमी कुछ करता है, वो करने के लिए भी हमको फिजियोकेमिकल रूप में भी कुछ चीजें चाहिए, और फिर जो चैतन्य वाला पक्ष है वो हमारा इंटरनल रिसोर्स के रूप में भी उसको पहचान पहचान सकते हैं। तो हम अपने इंटरनल रिसोर्स को भी यूज करें, उसको पहचाने, उसको इम्प्रूव कर पाए, तो इसकी भी एक आवश्यकता है, ऐसा हम देख ही सकते हैं। तो चैतन्य पक्ष को जब भी बात कर रहे हैं, तो उसका एक दूसरा शब्द जो है वो अंतरंग या इंटरनल रूप में भी इसको एक शब्द। समातिरेक विषमता के लिए कारण। समातिरेक मतलब सृजन, सृजन मतलब हिंदी भाषा वाले कुछ बताए, सृजन का क्या मतलब है? इकट्ठा करना नहीं, हाँ, किसी या चीज को उत्पादन। क्रिएशन, है ना, क्रिएशन या क्रिएट करना जो है उसको
उसको सृजन शब्द जो है परंपरा में दिया गया। तो समातिरेक हुआ मतलब किसी चीज का बनन, ये सृजन मतलब किसी चीज का बनना, ठीक है। तो किसी चीज का बनने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, कुछ तत्व चाहिए, वो कहीं और से आएंगे और जहां से आएंगे वहां पर विसर्जन होगा, है ना, तो वहां से कुछ निकलेगा। ऐसा हम देख ही सकते हैं, जैसे कि मतलब एक बिल्कुल स्थूल उदाहरण लें, अगेन पड़ोस में घर बन रहा है, बार बार ध्यान वहीं जाता है। तो जैसे ईंट बनती है ना, तो ईंट क्रिएट हुई, लेकिन किसी जगह पे मिट्टी पड़ी हुई थी, है ना, तो वहां से मिट्टी हट गई, है ना, अब वहां पर गड्ढा रह गया, मतलब एक जगह से हमने काफी सारी मिट्टी ली और 1,00,000 ईंट बना दी, तो 1,00,000 ईंट तो क्रिएट हो गई, लेकिन जहां पर पहले मिट्टी थी अब वहां पर मिट्टी नहीं है ना। तो एक जगह से कुछ लिया और दूसरी जगह पे कुछ बनाया, तो ये रचना विरचना के रूप में एक साइक्लिक प्रोसेस जो है, इसका बाबा जी बार बार ध्यान दिलाते हैं। ये हमारा ना इस तरफ ध्यान बना रहे कि अस्तित्व में जो कुछ भी है वो साइक्लिकली बन रहा है। कोई चीज बनती है तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू बन जाती है, मतलब हर बनने के पीछे किसी ना किसी और चीज का पहले बिगड़ना या डिकम्पोज होना जो है वो इंक्लूडेड है। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप में हम देख ही पाते हैं, है ना, मतलब ये धीरे धीरे हमारी ये क्लैरिटी बनी। ऐसा नहीं कि चीजें बनती रहेंगी और पुरानी चीजें भी बनी रहेंगी, पुरानी चीजें डिकम्पोज होंगी, वही रॉ मटेरियल के रूप में नई रचनाओं के लिए यूज होंगी। तो ये वाला जो है सृजन और विसर्जन, ये साथ साथ जो है चलता रहता है। ये विषमता का कारण और समक्रिया का कारण जो है ये बनता है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूरा मध्यस्थ दर्शन में आता है। मतलब आई होप कि धीरे धीरे करके सबका ये अपने में क्लियर हो रहा है। कहीं भी कुछ डाउट हो तो ये जो बुनियादी चीजें हैं इनको धीरे धीरे करके हम ऐसा माने कि स्पष्ट होती जाएंगी हमारे अंदर। जी। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है हाँ, ये वाला जो अनुभूति है। हाँ, बताइए बताइए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हम सृजन कर रहे हैं तो वो विषमता का कारण है, हम्म और अगर विसर्जन जो है हम्म वो संपन्न का कारण है। हम्म जबकि कन्वेंशनल वर्ल्ड में हम सोचते हैं कि मतलब सृजन जो है वो क्रिएटिविटी को देखा जाए हम्म तो वो हमें आगे की तरफ बढ़ा रहा है, हमारी उन्नति कर रहा है। हम्म। तो आप उदाहरण बताइए जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में जिसको आप क्रिएटिविटी कह रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ा रहा है। जैसे कि हमने वुड को काट के उसमें कला मूल्य लगा के उसको टेबल बना लिया, ठीक है, तो ये एक सृजनात्मक एक्टिविटी हुई या नहीं हुई? ठीक है। तो इस तरीके से तो मतलब इसको हम और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं उसको सृजन को उस तरह से देख रहा हूँ। हम्म अब इसको अगर विषमता के तौर पे देखा जाए तो ये हो सकता है कि चूंकि ये चीजें सबके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए किसी के पास ज्यादा होंगी और किसी के पास कम होंगी। नहीं, तो इसको वो एक नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, फिर बाकी साथी भी अपना अपना इंटरप्रिटेशन रख सकते हैं। जैसे कि टेबल बना रहे हैं, जो एग्जांपल आपने लिया उसी को लेते हैं। तो टेबल तब बनी जब कोई पेड़ गिरा, हम्म है ना, तो सम हम्म ट्री वाज अनक्रिएटेड देन टेबल वाज क्रिएटेड, ये कहना ठीक है। हम्म ऐ- ऐसा ऐ- या ऐ- ऐसा ऐसा नहीं हो सकता था कि पेड़ भी बना रहता और टेबल बन जाती। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। बस इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं, सिर्फ इस तरफ कि हर हम्म हर जब भी कोई चीज, ये स्थूल में जब भी कोई चीज बनती है तो उससे पहले कोई चीज बिगड़ती है, या तो पेड़ अपने आप गिरा होगा या किसी ने उसको गिराया होगा ताकि टेबल बनाई जाए। बस तो इतनी सी जब बात। जीवन परमाणु बना तब क्या बिगड़ा? नहीं, तो अभी जीवन परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। जीवन परमाणु ना अपने आप में इट्स ए लीग इन इटसेल्फ। तो पूरे हम्म अस्तित्व में तीन इकाइयां, तीन वास्तविकताएं हैं, है ना।
जड़, चैतन्य और व्यापक। ठीक है, तो अभी हम जब इस अनुभूति की बात कर रहे हैं तो ये स्थूल क्रिया की, ये हम जड़ की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो जड़ संसार में हर कभी भी कुछ बनेगा तो वो कहीं और कुछ गिराया गया है या नेचुरली गिरा है, उसी से ही जो है वो मतलब साइक्लिक तौर पे ये चीजें चलती रहती। तो जब हम क्रॉप को उगाते हैं, हाँ, तब वहां पे क्या विरचित हो रहा है? वहां से मिनरल्स निकल रहे हैं जमीन में से, इसीलिए वो उसमें गोबर गैस डालो, मतलब गोबर डालो या खाद डालो। किस लिए डाल रहे हैं? क्योंकि जमीन में कुछ मिनरल्स थे, है ना। अब क्रॉप आई तो वो उसमें से मिनरल्स निकले। अब जी। अगले सीजन में फिर से जब क्रॉप आएगी तो वो मिनरल्स डेफिशिएंसी हो चुकी है उसमें, है ना। तो इसीलिए एक फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। जी। ऐसा नहीं हो सकता था कि क्रॉप में भी मिनरल्स आ जाएं और जमीन में भी मिनरल्स रहें। लेकिन मिनरल्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या मिनरल्स को हम एसिमुलेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बात तो अभी नहीं, अभी हम कर क्या रहे हैं, ये बात की बात है। जो हो रहा है पहले उसको समझ लिया जाए, है ना। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जैसे मतलब जैसे पानी का भी एक लेवल रहता है, ग्राउंड वाटर का, जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है, राइट। तो उसमें भी क्या रहता है कि जब हम जैसे खेती करते हैं तो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं और नीचे से पानी को खींच लेते हैं। नाउ नाउ जब हम वो अनुभव संपन्नता की बात कर रहे हैं, जैसे ये ना ये वापस यहाँ चलते हैं, अब यहाँ पर अच्छे से रिलेट हो जाएगा। एक अच्छा एग्जांपल मेरे ध्यान में आ गया अचानक, ये जो हमने कुशलता, निपुणता, पांडित्य की बात की थी, जी। तो अनुभव संपन्नता में ना इस तरफ ध्यान जाता है कि हम धरती के नीचे से पानी निकाल भी सकते हैं, और फिर जब बारिश वगैरह होती है तो नीचे का ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता रहता है, राइट। तो हमारा इतना ध्यान रहे कि किसी गति से, किसी स्पीड से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और किसी गति से हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर इसमें एक संतुलन बना रहता है तो हम एक साइक्लिक वे में लंबे समय तक इस मॉडल को चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये समझदारी वाला पार्ट ना रहे तो मेरे को ट्यूबवेल लगाना बड़े अच्छे से आता है और मैं बहुत सारे ट्यूबवेल्स लगाए जा रहा हूं और मुझे लोगों से बात करनी भी बड़े अच्छे से आती है, तो मैं बड़ा निपुण इंजीनियर भी हूं, मैं बड़ा कुशल इंजीनियर भी हूं, और मैं धरती की ऐसी तैसी कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। जी भैया। है ना। तो मुझे मशीनरी की समझ में आ गई, वो मशीनरी पे जंग ना लगे, मशीनरी को प्रोटेक्ट किया जाए, वो मैं सारा काम बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, मैं बड़ा निपुण इंजीनियर हूँ, मेरा व्यवहार कुशलता भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अनुभव वाला पार्ट खाली रह गया। तो ये जो जितना हमारा पूरी धरती के साथ में ज्यादती हो रही है, जितना हमने, बाबा जी ने बार बार इस चीज की तरफ ध्यान दिलाया है, ये पंडित्य वाला पार्ट जो है ना, ये जो है, ये टोटलिटी वाला पार्ट, संपूर्णता को समझने वाला पार्ट, ये बिल्कुल खाली रह गया। तो उसकी एब्सेंस में निपुणता और कुशलता जो है ये उल्टे रास्ते पर लेकर जाती है। इग्नोरेंस है, आदमी को पता भी नहीं है कि गलती क्या हो रही है। तो वापस उस पे आते हैं कि जो सृजन और विसर्जन वाली बात हो रही थी, तो इसमें भी क्या हुआ कि आपने नीचे से जब पानी निकाला, ठीक है, तो पहले वो पानी नीचे गया भी था, और ये एक साइक्लिक तरीके से चलता रहे तब तो ठीक है। नहीं तो हमें तो लग रहा है कि भैया मैं खेती कर रहा हूं, और लेकिन वो पीछे जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ समय के बाद में सारा का सारा मामला अपसेट हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। जी भैया। ठीक है, तो ये सम और विषम एक नेचुरल तरीके से चलते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जो ये अतिरेक जो है ना, सम अतिरेक में दो शब्द आए, सम एंड अतिरेक। तो अतिरेक है एक्सेसिस, है ना। तो ये एक्सेसिस जो है ना, ये अनुभव संपन्न व्यक्ति ही ये जानता है कि
कितने दायरे में रहकर काम संतुलन, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम के डोमेन में हो रहा है, दायरे में हो रहा है, और कितना जो है फिर उसके साथ में अब एक्सेसेस हो रही हैं। तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ बना रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बनाने के चक्कर में जब एक्सेसेस हो जाती हैं तो फिर वो विषमता का कारण बन जाता है। जैसे जी भैया, आजकल, समझ में आ रहा है ना, है। जी जैसे जी। ग्लोबल वार्मिंग में हम देखें तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, और ये कार्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो ये जो बन रहा है ये सब कुछ, तो लगता है कारें भी बन रही हैं, फैक्ट्रीज भी बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब सम के रूप में दिख रहा है, ये विषम, ये मतलब सम के रूप में है, लेकिन ये इसका अतिरेक हो रहा है। ये अतिरेक जो है ये समझ से पता चलता है, और फिर ये विषम का कारण बन रहा है। बिल्कुल हम देख ही रहे हैं, ये विषम का कारण बन ही रहा है। अब क्लियर हुआ भैया। ठीक है जी, थैंक यू। बढ़िया। तो धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि बस अब ऐसी स्थिति आ रही है, जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब हमारा जरा सा ध्यान जाता है तो चीज जो है, मतलब चीजें जो है वो दे फॉल इन प्लेस, मतलब चीजें अपने आप क्लियर भी हो जाती हैं। मानव जागृति पूर्वक यथास्थिति में मध्यस्थ है ना। तो समझदारी के बाद ही मानव जो है वो मध्यस्थ वाली स्थिति में आता है। जब तक वो समझदारी वाली स्थिति में नहीं रहता है, जागृति वाली स्थिति में नहीं रहता है, तब तक मध्यस्थ में नहीं रहता है। फिर या तो समअतिरेक या विषम अतिरेक, यही होता रहता है। स्थिति ही मध्यस्थ है। यह सृजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से सृजन तक है। यह स्थूल क्रियाओं में प्रत्यक्ष है, क्रिया मात्र स्थिति नहीं है, क्योंकि परिणाम से मुक्त नहीं है, इसीलिए सत्ताई स्थिति है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बस पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में क्लियर करेंगे इसको कभी। हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है। ठीक है, सम विषम रत आक्रमणों के मध्यस्थीकरण की क्रिया संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्र। तो अब बाबा जी जो है बेसिकली हर परमाणु की तरफ ध्यान दिलाते हुए, मतलब इसको हम जीवन परमाणु से भी लिंक कर सकते हैं। अगली अनुभूति में जीवन परमाणु से जब लिंक हो भी रहा है, कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं, है ना, उनका सम और विषम इम्पैक्ट रहता है, लेकिन जो जो न्यूक्लियस है, जो मध्यांश है, वो उस सबको, उसका एक बैलेंस जो है वो मेंटेन किए हुए रहता है। तो जीवन परमाणु में जब हम देखें, तो जब हम जीवन परमाणु के स्ट्रक्चर को, जैसा बाबा जी ने प्रस्तावित किया है, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये चारों ऑर्बिट्स हैं, और आत्मा के रूप में जो है वो मध्यांश है फिजिकली। तो पूर्ण विकसित जागृत इकाई में आत्मानुवर्ती, मतलब आत्मा के आसपास चक्कर लगाते हुए, बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं मध्यस्थीकरण प्रणाली से नियंत्रित है ना। आत्मा मध्यस्थ के रूप में है और इससे नियंत्रित रहती है। तो जो हमारा ये अंतरंग वाला काम था, अंतरंग और बहिरंग की जो बात हुई थी, तो ये हमारे जीवन का स्ट्रक्चर हमको क्लियर होता है। ये अपने में हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर हमको क्लियर हो, तो पता चलता है कि भैया हाँ ये ठीक है। नहीं तो इसकी तरफ ही ध्यान नहीं जाता, ये इग्नोरेंस रहती है। तो फिर 4.5 क्रिया में कार्यकलाप चलता रहता है, अंदर की तरफ ध्यान नहीं रहता। हम सिर्फ बाहर ही सम और विषम देखते रहते हैं, और फिर सभी लोग सम चाहते हैं, इस चक्कर में समातिरेक हो रहा है ना। मैं भी सम चाहता हूँ, ओ मैं भी बहुत कुछ सम कर रहा हूँ, आप भी सम चाहते हैं। 700-800 करोड़ लोग जो है, सबको जो जो सम लगता है वो उसके लिए लग जाते हैं। सबको गाड़ी चाहिए तो सब गाड़ी के लिए लग गए, सबको हॉलीडेज चाहिए तो सब हॉलीडेज के लिए लग गए। तो ये समातिरेक जो है ये हुआ। ये इस तरह से जो है हम इसको देख। तो जागृत जीवन में फिर 10 क्रियाएं आ जाती हैं, उससे नियंत्रित रहे, उससे सुख, शांति, संतोष। क्रिया से मुक्त कोई इकाई नहीं है ना। ये भी थोड़ी देर पहले भी आया ही था, अस्तित्व में हर इकाई क्रियाशील है। सम, विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा जी ने इसको मध्यस्थ दर्शन भी जो बोला ना, अब ये धीरे धीरे जितना ये सम, विषम, मध्यस्थ पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है नए साथियों का ये ध्यान चला जाए कि अब हम मध्यस्थ दर्शन कह किसको रहे है ना। तो मध्यस्थ की तरफ ध्यान नहीं जाता, तो सम और विषम की तरफ ही ध्यान रहता है।
और सम और विषम में से हमको सिर्फ सम स्वीकार है, विषम हमको स्वीकार नहीं है ना, तो वो सम अतिरेक की तरफ जाता है। तो जागृत जीवन जो है वो मध्यस्थ क्रिया को भी समझता है, और फिर सम विषम मध्यस्थ क्रिया जो है ये समझ में आती है। सम और विषम क्रियाओं में संतुलन नहीं है, उसमें अतिरेक होता ही रहता है, एक्सेसेस होते रहते हैं। तो मध्यस्थीकरण प्रणाली से ही इकाई को मध्यस्थ क्रिया से संतुलित किया जा सकता है। तो ये धरती भी जो है, इसका भी संतुलन बना रहे, ये भी मध्यस्थ क्रिया से ही संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो परमाणु तो बाकी तीनों अवस्थाएं पहले से ही मध्यस्थ में है। मानव जागृति पूर्वक मध्यस्थ क्रिया जो है उसमें एक्टिवेट होती है, जागृति की एब्सेंस में नहीं होता। जागृति की एब्सेंस में सिर्फ सम विषम ही दिखता है। इस प्रकार मध्यस्थ की क्रियाशीलता प्रमाणित होती है, और सम और विषम मध्यस्थ के नियंत्रण में है ना? तो जब मध्यस्थ हो जाएगा, आदमी जागृत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं होगा, है ना? ये हमारे साथी लोग हैं बड़े अच्छे से, राकेश गुप्ता जी एक बार उदाहरण देके बता रहे थे कि आदमी जागृत हो जाएगा तो अब ये नहीं कहेंगे कि वो पहाड़ पे बैठा हुआ है और सूर्यास्त देख रहा है और उसको कुछ मजा नहीं आ रहा। जागृत आदमी भी सूर्यास्त देखेगा और उसका आनंद लेगा। जागृत आदमी भी मनपसंद खाना खाएगा और उसका आनंद लेगा। ठीक है, लेकिन उसका सारा का सारा आनंद सिर्फ इन क्रियाओं पर आधारित नहीं रहेगा। ये जो है, ये जो है, इस चीज की तरफ ध्यान जो है वो चल रहा है। तो मध्यस्थ की तरफ जाने से सम और विषम नियंत्रित हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। इकाई हो और निष्क्रिय हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो इतना ही हमने आज पढ़ा था, मेरे ख्याल से टाइम के रहते हमने इतना कवर भी कर लिया। बाकी का कल कर सकते हैं, कुछ जितनी भी बात हुई हो मैं अवेलेबल हूँ, और कुछ चर्चा करनी हो तो बताइए। संजय भैया, अकृत जो भी आया था शब्द भी, कृतत्व समथिंग, या इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल सकती है क्या थोड़ी सी मेरे को इसमें? मैं जब सोचता हूँ ना कभी कभी भैया, मेरा ना इस तरफ ऐसा ध्यान जाता है, और ये मेरा ही ध्यान गया, ये वेरीफाइड नहीं है ना? तो आप सब लोग भी जो खास तौर पे पुराने साथी हैं वो भी अपना व्यू रखना चाहें तो रखें। काफी बार ना भैया हमारी परंपरा में ना, मतलब अब हम तो आजकल के टाइम में जीवित हैं, तो हमें तो जो लोग आजकल बोलते हैं वही पता चलता है। तो काफी बार ना कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया है, इस चीज को बड़ी नेगेटिवली देखा जाता है। आपने भी ऐसा महसूस किया है क्या? संतुष्ट होने का मतलब है कि अब आप प्रगति पे नहीं है। अब आप प्रगति में नहीं, तो संतुष्ट हो जाना ना, उसको ऐसा मान लेते हैं कि ये कर्म विहीन हो गया है, इसने काम करना छोड़ दिया है टाइप का, ऐसा कुछ कुछ एक मैसेज जाता है। तो मैंने इसलिए संतुष्ट से जो लिंक किया, मतलब यहाँ पर जो शब्द आया ना अकर्मणत्व, तो ये दोनों चीजें जो है ना हम साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। अकर्मणत्व और ये दोनों साथ साथ भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो तो जो वो संतुष्ट हो गया ना, वो एक्चुअल में हुआ क्या है? क्योंकि मैं अपने में देखता हूं तो पर्सनली मेरे को भी काफी गहरे से, काफी जल्दी ऐसा महसूस हुआ कि भैया पैसे के पीछे भागते रहना जिंदगी का एकमात्र कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो मैंने घोषणा स्वरूप जो है ना, पैसा कमाने को जिंदगी का कार्यक्रम नहीं है, ऐसा घोषणा की अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने घर में। ठीक है, और काफी सारे लोगों ने इसको काफी नेगेटिवली लिया। उन्होंने, यार तुम तो संतुष्ट हो गए, तुम्हारा तो एम्बिशन खत्म हो गया, तुम तो मर गए, है ना? तुम क्या, मतलब तुम तो वो जीने लायक नहीं रहा काम। तो आदमी जो है वो मतलब वो तो ऐसा लगता है कि संतुष्ट हो गए मतलब तुमने कर्म करना छोड़ दिया। अब मेरे को समझ में आता है, जो तब मेरे पास में भाषा नहीं थी, अब मेरे पास में ये बाबा जी ने जैसे जैसे ध्यान दिलाया है कि मैं जिस तरह से जिंदगी चल रही थी भैया, ऐसा महसूस होता था कि काफी सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। ऑफिसों में बहुत बहुत उल्टा पुल्टा होता है। पता नहीं आप सब लोग अपनी अपनी स्थितियों से देखते हो। मैं एक सीनियर पोजीशन पे था और अपने आप को काफी बार ऐसा मजबूर पाता था
कि मुझे पता है कि काम अमानवीय होने जा रहा है ना? लेकिन कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, टॉप लेवल से एक तरह से वो आता था कि नहीं भैया ये कंपनी का प्रॉफिट सफर करेगा, ये तो करना ही है। ठीक है, तो मुझे मतलब उससे पीड़ा भी होती थी, अब कर तो जाते थे जैसे भी ये नौकरी करनी है जो भी। तो मुझे धीरे से ऐसा लगता था कि ये अव्यवस्था है, ये नहीं करना है। तो जो वो नहीं करना था उससे अपने आप को दूर किया। पर मैं बीच में 2-3 बार नौकरी भी छोड़ी। ऐसा सोचा कि पहले लगा इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं। 2-3 कंपनी बदली, जाके पता चला भैया हर जगह यही हाल है। ठीक है? तो आदमी के साथ में जो सही से जीना चाहता है, तो अगर अपने आसपास अव्यवस्था ज्यादा है तो कई बार ऐसा लगता है कि भैया कुछ ना करना जो जो है ना, वही अपने आप को अव्यवस्था से दूर करने का एक तरह से रास्ता मिलता है ना? तो मैं गलत नहीं करूंगा, लेकिन हो हर तरफ गलती रहा है, तो आखिर में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गलत तो नहीं करना है ना? तो वो अकर्मणत्व के रूप में देखा गया उस टाइम के ऊपर, है ना? करना क्या है ये पता नहीं चलता था। अब यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में बड़ी क्लियरली भैया ये पिछले कुछ साल में ये तो बाबा जी के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता है कि करना क्या है ये बता दिया। नहीं तो जिंदगी हमारी भैया और हमें ही ना पता हो कि करना क्या है, और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं हम, है ना? तो ऐसी ऐसी स्थितियां जो है वो मतलब देखिए हम सब, बाकी आप लोग भी अपने में जांच सकते हैं। तो अकर्तृत्व को क्या हुआ, जो नहीं करना चाहिए उसे ना किया जाए और जो करना चाहिए उसे किया जाए। तो अव्यवस्था में समस्या क्या रहती है कि जो करने लायक काम है उनके अवसर कम हो जाते हैं। जितनी अव्यवस्था ज्यादा, उतने सही करने का अवसर कम। ऐसा ऐसा लिंकेज हम देख सकते हैं ना, है ना? तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सोचेंगे भैया तो ध्यान जाएगा। तो अकर्मणत्व को तो बाबा जी नेगेटिवली कह रहे हैं कि जो करने लायक काम है वो ना करना, ये तो गलत हो गया, है ना? लेकिन जो ना करने लायक है वो भी नहीं करना, इस तरफ ध्यान चला जाए और अपने जी भैया। कामों को डे टू मॉर्निंग टू इवनिंग 24/7 रिव्यू किया जाए कि कितनी बार जो है मैं अपने आप को ऐसा मजबूर पाता हूँ कि भैया काम ऐसा करना पड़ता है जो अंदर से लग रहा होता है कि ठीक नहीं है ना? तो फिर भी मैं करता हूँ, मजबूरी रहती है। तो फिर जी भैया। व्यवस्थाएं बनेंगी तो ये, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं। और किसी का कुछ ध्यान गया हो तो बताएं, इसी को अपने अपने जिंदगी के उदाहरणों से। जी, उदाहरण तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जैसे बताया गया है, अमानवीयता ही हर मानव के लिए अकरणीय है, हम्म, अकरणीय को ना करना ही अकृतव्य है। तो बिल्कुल। अगर हम अमानवीयता की पूरी डेफिनेशन को हम मानव व्यवहार दर्शन में ही अगर हम उसको देख लेते हैं, हम्म, तो क्या क्या नहीं करना है वो अब हम्म, ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? मतलब जैसे इंडिया में देखें, मतलब हम कितने सालों से देख रहे हैं कि काफी सारे बैंकों में, काफी सारे ऑफिसेज में बड़े बड़े स्कैम्स हुए। 2G स्कैम हुआ, टेलीकॉम स्कैम हुआ, नीरव मोदी और ये पता नहीं क्या क्या हुआ, है ना? अब ये बड़े बड़े बैंक हैं एंड आई एम श्योर कि इनमें भी कुछ कुछ लोग ईमानदार भी रहते होंगे, है ना? तो अगर एक एक ऐसा एक गोरख धंधा चल रहा है कि भैया किसी खास आदमी को काफी सारे पैसे जो है वो गलत तरीके से देने हैं और पूरा सिस्टम उसके लिए लगा हुआ है। अब उसमें कोई ईमानदार आदमी हो, आई डू नॉट नो वो कितना सरवाइव कर पाता होगा उसमें, या कैसे हैंडल कर पाता होगा इसको, है ना? ये मैं इसको जो है इंडिया का एग्जांपल दिया, लेकिन अब जैसे जैसे अभी बात कर रहे थे विकसित देशों में भी देखा जाए, तो अभी यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, है ना? तो जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे उनकी काफी सारी पॉलिसीज थी, वो काफी सारे लोगों को लगता था कि भैया ये वाले डिसीजंस भी जो है वो भी काफी जो है वो एडहॉक किस्म के थे और मतलब हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। अब आदमी किसी सिस्टम में है, ऊपर से ऑर्डर आता है कि ऐसा करना है, आपको ठीक नहीं लगता है, आदमी करे क्या? बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। छोड़ के, अब वो छोड़ के चले गए तो उसको काफी सारे लोगों ने फिर एस्केपिज्म बोल दिया कि भैया तुम तो भाग गए।
ठीक है, तो भाग्य मतलब तुमने चेष्टा करनी छोड़ दी, ठीक है, तो क्या उसको भाग्य को अकर्मणत्व बोला जाए, क्या बोला जाए, राइट? तो यहाँ पर ये अभी जो है विनीता दीदी ने जो ये लाइन हाईलाइट करने के लिए बोली, अच्छा है, अमानवीयता अकरणीय है, अकरणीय को ना करना ही अकर्तृत्व है ना? तो ये अमानवीयता मानवीयता, इसकी क्लैरिटी हमारे को हो जाए, ये जो है आवश्यक है, कैसे देख सकते। जी भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा भैया। ठीक है, तो इसके 3 पेजेस हमने पढ़ लिए, अब तकरीबन 1.5-2 पेज रह गए, इसको कल कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी भैया, ठीक है, आज की मीटिंग क्लोज करें। जी भैया, ठीक है भैया। नमस्ते। जी चलिए, ओके, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।